इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये शब्द बिल्कुल आपके लिए नया होगा, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक है चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शब्द जो आप लोग सुन रहे होंगे पहली बार आई सपोज अपने लाइफ में सुन रहे होंगे आप। दिस इफेक्ट क्या है हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं इस इफेक्ट को किसने पहली बार ऑब्जर्व किया। ओके माय ऑडियो इज क्लियर ना, सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर आ रही है तो यस बोल दो उधर से। यस ऑडियो इज क्लियर ना? ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय H. Hertz. He was Heinrich Hertz, और the year was 1887. ठीक है ना? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती क्या है, चलो हम लोग देखते हैं। एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन certain metals ejects electrons। देखो ध्यान से, यदि लाइट को आप एक्सपोज करोगे, मतलब लाइट को यदि डालोगे आप कुछ मेटल पे, सारे मेटल्स की बात नहीं है, लाइट को यदि आप कुछ मेटल्स पे डालते हो तो ऐसा होता है कि उन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ओके कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इन सब मेटल पे यदि आप लाइट डालते हो तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर known as, देखिएगा ना, अगर एक बार बात होता है तो प्रोसेस पूछिएगा तो सर कैसे क्या होगा। मान लीजिए वो गाड़ी जो आपको छोड़ के जा रही है, वो गाड़ी डोभी के नजदीक में खराब हो गया है। ओके बेटा देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लाइट डालने से एक मेटल पे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके द फेनोमेनन by which photo electrons are emitted is known as photoelectric effect। देखो जिस प्रक्रिया के तहत या बोलो तो जिस प्रोसेस के तहत इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लाइट डालने से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ओके अब बेटा ये क्या है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं एक्सपेरिमेंटल डायग्राम के तहत। ओके तो सबसे पहले हमने बताया क्या आपको, यार कौन हो प्लीज अपने माइक को बंद करो प्लीज। देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक वैक्यूम चेंबर लेनी है। क्या लेनी है? यू हैव टू टेक अ वैक्यूम चेंबर। ठीक है उसमें वन पार्ट इज नोन एज कलेक्टर, इससे हम लोग बोलते हैं कलेक्टर। ओके और कलेक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव प्लेट। ओके पॉजिटिव और यहाँ पे हम लोग एमिटर। ओके
और नेगेटिव एंड से कनेक्ट की जाती है एक मेटल के सीट, ठीक है ना, मेटल सीट। अब वो कोई भी मेटल सीट ही हो सकता है, इन सब में से कोई एक, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस मेटल सीट के ऊपर लाइट डालूंगा, ओके। इसके ऊपर क्या डालना है, लाइट, दिस वन इज लाइट, ओके। ये तो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से समझिए क्या है। एक वैक्यूम चेंबर लिए, उसके अंदर में मैंने एक मेटल सीट लगाई है, यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट है जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और थ्रू द एमिटर इट इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये है सेटअप। आई रिक्वेस्ट यू बेटा, कौन हो, मैं एक बार प्लीज आपका नाम ले लेता हूँ। कौन बच्चा है, नरेश हेम्ब्रम, नरेश हेम्ब्रम, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने माइक को ब्लॉक करो, ठीक है ना, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं डियर। सो आई सपोज कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ आ गई होगी। देखो अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यदि हम लाइट को इस पे डालते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके ऊपर यदि लाइट डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकल जाता है। तो लाइट मैंने डाला और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लाइट डालने से मेटल पे निकल जाती है उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आगे बढ़ेगा, अट्रैक्ट होगा इससे, और जब अट्रैक्ट होगा इससे तो फुल सर्किट में घूमेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। और सर्किट को कंप्लीट करने के कारण इस सर्किट में आप एमीटर में देखोगे कि एक डिफ्लेक्शन आती है, एमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, इसका मतलब क्या है, सर्किट में करंट फ्लो, ओके। तो एक करंट फ्लो होती है सर्किट में, दैट इज नोन एज फोटो करंट, ओके। फोटो करंट क्या होती है, द करंट डेवलप्ड ड्यू टू photo electrons is known as photo current। देखिए एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि कुछ बच्चे डिस्टर्ब हुए थे थोड़ा, और ध्यान से देख लो। मैं क्या करूंगा, एक मेटल का सीट लूंगा, मेटल का सीट पे मैं लाइट डालूंगा, और मेटल का सीट पे कुछ ऐसे मेटल सीट्स होते हैं, यदि आप लाइट डाल दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन जो निकला उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, और सर्किट को ये कंप्लीट कर देगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो करंट डेवलप होगी इस सर्किट में, and that current is known as photo current, or this effect is known as photoelectric effect, okay। I suppose the idea is clear to you। एकदम दिमाग में सिंपल रखना है कि कौन कौन से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल सकती है लाइट डालने से, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकल सकती है लाइट, ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और इस फिनोमिनन को या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो करंट डेवलप होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसे हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। ये आइडिया आपको दिमाग में क्लियर है, ओके। इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट तो एक बार मुझसे पूछो। आई सपोज नो, चलिए आगे। अब बेटा आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ओके। नाउ सी,
ये एक्सपेरिमेंट किया गया जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट, तो कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए गए। तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, electrons are emitted as the light strike the surface of metal। देखो पॉइंट को अच्छे से समझो। ये जो मेटल का सरफेस था, ओके, उस पे लाइट पड़ी और लाइट जैसे ही पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स निकलती है जैसे ही लाइट सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है ना। सरफेस ऑफ द मेटल को लाइट जैसे ही टच करेंगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कोई टाइम लैग नहीं होता है। यदि 5:05 पे लाइट टच किया है तो 5:05 पे इलेक्ट्रॉन निकलेगी, ठीक उसी से, नो टाइम लैग। ओके, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकलेगा जैसे लाइट टच करेगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन, number of photoelectrons is directly proportional to intensity or brightness। देखो क्या, कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पे। यदि लाइट को वीक रखा जा रहा था या डिम रखा जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो कम निकल रहे थे, और लाइट को जब ब्राइट कर दिया जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे ज्यादा निकल रहे। ओके, नंबर 3, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। फॉर ईच मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, हर एक मेटल का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। जैसे समझो, इस पॉइंट को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दे। मानो ये एक मेटल है, ठीक है ना। ये मेटल क्या बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगा यदि मुझ पे 12 फ्रीक्वेंसी वाला, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एक इमेजिन करो आप कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेटल है, ये मेटल बोल रहा है कि यदि मेरे ऊपर 12 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़ेगा तभी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, अब ये इसका जिद है कि 12 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट सिंपली समझो कि 12 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब इस पे 10 वाला लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं निकालेगा। 11 वाला डालो, नहीं निकालेगा। 13 वाला डालो, हाँ निकालेगा। 12 या 12 से ऊपर वाला डालोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ओके, तो बोलने का क्या मतलब है, हर एक मेटल, ओके, हर एक मेटल का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए। हर एक मेटल को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए, उससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल। समझ गए बात को? और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, और ये हर एक मेटल के लिए अलग होता है। ओके, आइडिया क्लियर होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ electrons is directly proportional to frequency. Okay. इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो जब निकलेगा तो उसके पास कुछ मोशन होगी। ओके, और मोशन के तहत जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक। और जो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो उसके ऊपर पड़ी है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट उसके ऊपर जो। यदि फ्रीक्वेंसी आप लाइट का बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो बढ़ जाए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, बोलने का मतलब क्या है, न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, और न्यू क्या है, उससे बड़ा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब उससे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी डालेंगे या उसके बराबर फ्रीक्वेंसी डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ रहे बात को? यदि मैं इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का लाइट डालूं तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी की बात कहां से आती? तो ये न्यू जो होती है न्यू नॉट से बड़ी। गॉट इट? बराबर होने पे क्या होगा मैं बताऊंगा। ओके, सिंपल में समझ गए? न्यू नॉट से बड़ी क्यों होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? क्योंकि न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और यदि न्यू नॉट से कम रहा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक। ओके, तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, आइडियाज क्लियर होगी एक एक करके। गॉट इट? तो इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों की आइडिया क्लियर है, ध्यान से सुनो। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ठीक है ना, वो तुरंत निकलती है जैसे ही लाइट सटता है मेटल से। गॉट इट? पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस। क्लियर? हर एक मेटल का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उससे नीचे फ्रीक्वेंसी में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हर एक मेटल का अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब ये थ्योरी जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको वेव नेचर किस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो हम लोग। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक। अब समझने वाला चीज आ रहा है, ध्यान से। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को, वो थ्योरी जो 20वीं सेंचुरी से पहले भी है। और वेव थ्योरी भी जो आई थी, वेव नेचर वाली थ्योरी, वो भी 20वीं सेंचुरी से पहले ही आई, उसे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। क्लासिकल थ्योरी बोलता था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। ओके, क्लासिकल थ्योरी बोलो या वेव थ्योरी बोलो, उस टाइम में वेव थ्योरी बोल रहा था कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस। यदि आप ब्राइटनेस घटा दोगे तो एनर्जी उस सोर्स की कम रहेगी, ब्राइटनेस बढ़ा दोगे तो उस सोर्स की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके, ये थ्योरी ये बोलता था। अब चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक। मानो एक सोडियम का मेटल है, मानो, जस्ट एक मानने का चीज, मानो, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, जस्ट मानो। मानो एक सोडियम का मेटल है। ओके, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। मैं क्या किया, इसके एक बहुत डिम, बहुत वीक रेड लाइट डाला। ओके, और आप लोगों को मालूम है कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना,
और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है जिस लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो वो भी मैं क्या किया हूँ, बहुत ही वीक रेड लाइट डाला। वीक रेड लाइट में जब डाला तो उसकी एनर्जी हो सकती है बहुत कम है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकाल पाया, बल्कि ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ब्राइट करना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ब्राइट करना, इस रेड लाइट को ना उतना ब्राइट करना। अब ये थ्योरी क्या बोल रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ेगा तो एनर्जी को बढ़ जाना चाहिए, तो मैंने लाइट को मैक्सिमम ब्राइट कर दिया, तो इतनी एनर्जी तो जनरेट हो जानी चाहिए थी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। पर आप कितना भी ब्राइट कर दो रेड लाइट को, सोडियम के मेटल पीस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ये तो कहानी गड़बड़ वाली बात है। ब्राइटनेस कम थी तो मान सकते हैं चलो उतना एनर्जी नहीं मिला, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, पर ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा कर दिया तो उतना एनर्जी तो मिल सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले, पर तब भी नहीं निकल रहा है। तो ये तो गड़बड़ कहानी है, ये रूल तो गड़बड़ हो गई। और फिर वहीं पे क्या देखा गया कि एकदम डिम, हल्का सा एकदम डिम येलो लाइट डाली गई, और जैसे ही येलो लाइट इस पे टच की इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये तो गड़बड़ वाली बात है ना भाई, ये मैं घंटों इस पे डाल रहा हूँ, घंटों क्या सालों डालते रहो, बहुत ब्राइट डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रही है। मिलजुल के तो एनर्जी इतनी हो जानी चाहिए थी, पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, ये भी तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। और वही जब एकदम हल्का येलो डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ये कैसे? इतना ऐड करने पे इतना एनर्जी नहीं हो पा रहा है क्या? ये थ्योरी तो हो गई गड़बड़, और वही थ्योरी हो गई फेक। तो इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। ध्यान से देखिए, Einstein explained photoelectric effect, electric effect in 1905 with the help of Planck's theory. अब देखो, आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया 1905 में प्लैंक्स के थ्योरी। अब प्लैंक का थ्योरी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। प्लैंक ने बोला था एनर्जी छोटे-छोटे पैकेट्स में फ्लो करेगी। अब देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, जरा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने बोला कि सपोज करो ये एक मेटल है, ठीक है ना, सपोज करो ये एक मेटल, और उस पे एक लाइट पड़ रही है सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ओके, कुछ फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है। अब इस मेटल का एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हर मेटल का अपना मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब चलो एक पल के लिए मानते हैं कि इसका मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है 20। यदि इसे 20 की एनर्जी मिलेगी तभी इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, अब मैं एक चीज आपके सामने डिफाइन करूंगा, दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है विद लेटर पाई। इससे डिनोट किया जाता है पाई से। ओके, वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी required for electron to emit. ओके, वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एक मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, अब इस मेटल की रिक्वायरमेंट क्या है? 20। अब आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to h न्यू, और मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे निकलेगा एक मेटल, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? h into न्यू, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट into
फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी यही हो सकता है। ओके, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एच न्यू नॉट। गॉट इट। और वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अभी मैं क्या बोला, इसकी कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 20 मान। अब देखो एक पल के लिए, मैं मानो इसमें ये जो डाला, ये 12 फ्रीक्वेंसी वाला डाला। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 12 फ्रीक्वेंसी वाला डाला तो क्या, मतलब 12 फ्रीक्वेंसी मत समझो कि 12 एनर्जी वाला डाला, फ्रीक्वेंसी 12 एनर्जी वाला डाला, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ या ना, कोई बोलो। नहीं सर। नो सर। अब मानो मैं इसको 15 कर देता हूं, तो 15 कैसे करूंगा, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच को तो चेंज नहीं कर सकते ना, एच का वैल्यू तो फिक्स होता है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी का ही वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा, और मानो मैंने 15 कर दिया, तो 15 करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो सर। नो सर। नहीं। अब चलो मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया और एनर्जी को मैं 20 कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पर मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकलने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगा, अपना क्या बचा होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखो उसकी रिक्वायरमेंट थी 20 की एनर्जी और उसे मिली 20 की एनर्जी, तो जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही मिला, तो पूरा एनर्जी तो निकलने में ही खत्म हो गया, तो इसके पास और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं। ओके, अब मानो मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 30 कर दिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के यदि 30 कर देता हूं, तो 20 इसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने की, और एक्स्ट्रा जो 10 होगा वो कहां चल जाएगा, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो 10 है ये जो निकला उसमें रहेगा 10। अब 40 देंगे एनर्जी, तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलने में और काइनेटिक एनर्जी 20। ओके, समझ आई एक बात। अब एक कहानी देखो यहाँ पे, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना प्लीज, कोयल बहुत ज्यादा बोल रहा है। कोयल बहुत ज्यादा बोल रहा था। आपका सर। हाँ ठीक है, मेरा आवाज थोड़ा ज्यादा मीठा लगना चाहिए कोयल का, ठीक है। तो एनर्जी जो सप्लाइड होती है वो कहां कहां यूज होता है, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी सप्लाइड जो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू h nu। ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है क्या है, वर्क फंक्शन है h nu नॉट इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये दिमाग में रखो। ओके, एनर्जी जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल होता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जाता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, h nu एनर्जी सप्लाइड, h nu नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड जो वर्क फंक्शन है, और हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक। कोई भी दिक्कत यहां पे पूछो मुझसे, एनी प्रॉब्लम। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लीज उसको अच्छे से देखना एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाया था क्लासिकल थ्योरी से, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, यानी ब्राइटनेस के साथ बढ़ता है, और ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स का थ्योरी से इसे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब क्या है देखो, ये तो मालूम चल गया आप लोगों को, एनर्जी सप्लाइड एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक। प्रॉब्लम नो। तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये वाला आपको याद रखना है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पूछिए। सर आप जो लास्ट में सर लिखाए थे सर एनर्जी सप्लाइड एच न्यू, सर वो एच न्यू कहाँ से है सर? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या बेटा? ओ नो एनर्जी नो की सर सॉरी सर मिल गया याद आ गया? यस सर। हाँ, एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होता है? एच न्यू। ओके, अब देखो मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। Which graph is correct? अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। This is option A, this is option B, this is option C, option D, none, कोई नहीं सर। पहला सर ए नंबर सर पहला सर सर ए पहला सर सर ए नंबर ए नंबर ए। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है, बताओ। बी सर ऑप्शन बी। ए सही है, ऑप्शन बी बी। सर बी ऑप्शन बी सर बी सही है, सी सही है, डी सही है? ऑप्शन बी बी। सर बी, बहुत बच्चे बी बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे बी बोल रहे हैं अपना अपना नाम जल्दी से बोले मुझे। लावण्या कुमारी। और नवीन नवीन, और कोई? लावण्या कुमारी। ओके बेटा, ठीक है। और कोई बी, और कोई बच्चे को बी लगता है? जल्दी सोचो, और दूसरा बच्चे नहीं है, लावण्या और आपके अलावा? ए सर। ए, कौन बोल रहा है? ए शुभम सर। आप बताइए। शुभम सर। शुभम शुभम। ठीक है बेटा। और कोई सी किसी को लग रहा है? नहीं सर बी होगा सर बी होगा? अच्छा बी होगा, चलो देखते हैं। मैंने बोला था, चलो एक रूल मैंने लिखाया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब जिस रेस्पेक्ट में या जिस प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस प्रोपोर्शन में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा। तो देख के तो कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है, पर मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या जीरो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए? नहीं ना, जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ? नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन तो निकलती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इलेक्ट्रॉन पहले एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे निकली, है ना। यहाँ तक कुछ नहीं होगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन का, सॉरी उस मेटल का मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसके बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ओके, क्लियर है ये ग्राफ सबको? नंबर 2, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होना चाहिए? कोई बता सकते हो मुझे? ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा कैसा होना चाहिए? फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ऑप्शन वन। ऑप्शन दे दे बेटा, देखो ऑप्शन दे रहा हूं। तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है सर बी नंबर ही होगा सर सर बी नंबर ही होगा सर ऑप्शन बी सर ये वाला बी। बी सर हाँ ये वाला सर, बी ऑप्शन। बी होगा? ऑप्शन बी सर। नो नो सर लास्ट वाला सर
सी होगा। हाँ सर, सी सर। अच्छा देखते हैं, चलो ध्यान से देखना। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ रेज मैंने बढ़ा, ठीक है ना, नंबर ऑफ रेज मैंने बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से, ये मेटल सरफेस है, एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा फोटोन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगी उसी रेस्पेक्ट में। तो बेटा इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ती है फोटो करंट भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ओके बेटा, क्लियर? तो फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत क्या है इस ग्राफ में? नहीं बट सर आपने बोला था कि जो 0 पॉइंट है सर उसमें तो कोई इंटेंसिटी होगा ही नहीं, तो उसमें सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? माने 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 बेटा, फ्रीक्वेंसी कहीं दिख रहा है आपको क्या? इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी रहेगा तब ना ग्राफ में, कहीं फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तो इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेज या नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो मानो क्या, 0 फोटोन तो 0 करंट, एक इलेक्ट्रॉन तो कुछ करंट, 5 इलेक्ट्रॉन तो कुछ करंट, 6 इलेक्ट्रॉन तो कुछ करंट, बढ़ते चल जाएगी ना यूनिफॉर्म। हाँ, इसकी कंडीशन आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यू शुड बी ग्रेटर देन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस ग्राफ? न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। पर आपसे न्यू तो पूछा ही नहीं, तो ग्राफ में मेंशन कहां करेंगे? ग्राफ में जगह है क्या? नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तीसरा ग्राफ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ए बी सी डी, कौन सा सही? सर लास्ट। सर सी। सी। कोई और? सर लास्ट लास्ट। डी। और कोई? लास्ट वाला सर। सर ऑप्शन बी। बी सर, बी। बी। बी सही है। चलो देखते हैं कैसे। देखो एक मेटल सरफेस था, ठीक है, उस पे एक फोटोन गिरा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना। अब मानो इसका 30 था एनर्जी, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट थी 20, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? 10। दूसरा गिरा 30 का, इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ रेज बढ़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, उसका भी एनर्जी क्या है? 10 है, ये तो 20 रिक्वायर्ड है ना। ओके, तीसरा गिरा वो भी 20 खींचा, फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका 10 ही है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट। अंडरस्टूड? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो हो गया बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो सिंपल में पहले तो हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाने का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, एक क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, आंसर मुझे चाहिए। न्यू नोड दिया हुआ है 7.0 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। न्यू is given 1.0 into 10 to the power 14 हर्ट्ज।
ये दिया हुआ है, हाँ सॉरी 10 to the power 14 है ये और 10 to the power 14 करेक्ट। और आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी कौन बनाएगा? 7.0 है। हाँ 7.0 है। कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? जल्दी, मैं इंक भर रहा हूं तब तक। आंसर मुझे चाहिए एग्जैक्ट। अरे इतना टाइम नहीं, जल्दी। 1.96 कुछ आसपास यही है। इंटू कुछ 1.96 into 10 to the power -19। हाँ वेरी गुड बेटा, क्या नाम है जल्दी बताइए? पुष्कर। पुष्कर, वेरी गुड पुष्कर। पुष्कर वेब सेंटर। ओके हाँ सर। ठीक है बेटा, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। वेरी गुड। मेरा पेन कहाँ चल गया? यहाँ है। आप लोग तो देख नहीं सकते हो मेरा पेन वहां से नहीं। काइनेटिक एनर्जी चलो देखते हैं। बेटा देखिए मैंने क्या बोला था, एच न्यू क्या होती है? एनर्जी सप्लाइड, which is equal to h nu naught energy required plus kinetic energy। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फिर क्या फार्मूला हो जाएगा? h nu माइनस न्यू नॉट। मुझे कोई दिक्कत क्या? कॉमन ले लिया, h nu माइनस h nu नॉट इधर ले गया, h कॉमन ले लिया। अब काइनेटिक एनर्जी आराम से आप लोग निकाल सकते हो, इसका वैल्यू मालूम है h का। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the minus 34, ये दोनों वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आंसर 1.98 into 10 to the minus 19 जूल के आसपास। ओके, कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हो ना, सिंपल है। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने के क्वेश्चन है। देखो आप इतना प्रिपेयर्ड रहो बेटा कि क्वेश्चंस जो आपको आईआईटीज में पूछे जाएंगे, ओके एडवांस छोड़ दो, मैं मेंस की बात कर, मेंस में ही जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आने वाले हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया। तो चलो एक अच्छा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखता हूं कौन बनाता है। एक मेटल है एक्स, ठीक है, उस पे एक रेडिएशन गिरा 300 नैनोमीटर का, ठीक है ना। एक मेटल एक्स है, उस पे एक रेडिएशन गिरा 300 नैनोमीटर का और इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी इट्स 1.68 into 10 to the power 15 किलो जूल पर मोल जो इलेक्ट्रॉन्स निकले। ओके, अब आपको पूछा गया है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी? दूसरा मैक्सिमम wavelength of the light used to eject an electron। चलो जल्दी से कौन बनाएगा इसको? 2 मिनट टाइम देता हूं। राइट आंसर ना ला पाए मेथड भी बता सकते हो आपकी कैसे आगे बढ़े। बहुत सिंपल, मतलब अच्छी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन। एनसीईआरटी देखो बेटा, एनसीईआरटी आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बनाना है, फिर लास्ट 30-40 इयर्स के आईटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे, काफी है, आपके एग्जाम निकलेंगे। और हमारे डीपीपीस भी आपको मिलेंगे ही, कुछ दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप लोग रजिस्टर्ड होते हो। सब
बोलिए। बेटा आपको मेरी ऑडियो आ रही है क्या अभी? यस सर। हाँ, अब देखो मैं ब्लूटूथ लगा लिया था, ब्लूटूथ को ऑन करना भूल गया। चलो, आवाज क्लियर है ना? ओके, यस सर। चलो। किसी का बना क्या? ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। इनफ ऑफ टाइम। अब देखो जो भी बच्चे बना रहे हो प्लीज अपना ध्यान थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा। अच्छी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट अ बिग थिंग, वो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस के साथ मैथ्स की चीज है वो आ जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ओके, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से बोर्ड के ओर ध्यान दीजिए। बोला क्या जा रहा है कि एक रेडिएशन आ रहा है 300 नैनोमीटर का, ठीक है ना? रेडिएशन आ रही है 300 नैनोमीटर की और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 into 10 to the power 14 किलो जूल पर मोल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं दिया हुआ बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, ठीक है ना? अब हम लोग प्रोसीड कैसे आगे करें? पहली बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जितना एनर्जी आया, जरूरत नहीं है कि सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही निकालने में चल जाएगा, और यहाँ पे तो खासकर नहीं जा रहा, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में, कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले चलो एक कहानी हम लोग करते हैं। हम लोग एनर्जी ऑफ एक फोटोन निकाल लेते हैं, इस रेडिएशन का एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा? E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। आज गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेवलेंथ है तो लैम्डा लेंगे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी रहती है तब h नहीं। तो एक फोटोन की हो जाएगी एनर्जी E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा 300 नैनोमीटर है तो 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है ना? अब देखो बेटा हम लोग काट सकते हैं, 3 1 जा 3 300, ओके? तो ये 100, ये 10 टू द पावर -7 बन सकता है, ओके? 10 टू द पावर -9 और 2 10 टू द पावर -7, -7 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 15, ठीक है ना? 10 टू द पावर 15 से 34 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 से 15 जाएगा तो 19, ओके? और तो कुछ नहीं बचा है, यही बचा है 6.626 यूनिट। देख लो, सेकेंड जाएगी, सेकेंड जाएगा, ओके? मीटर जाएगा, मीटर जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? जूल बचेगा, ओके? तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये एनर्जी हो गई एक फोटोन की। कितने फोटोन की? एक फोटोन की। अब ध्यान दो, ये आप लोगों को मालूम है कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? ये एनर्जी है एक फोटोन की, तो एक फोटोन का एनर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना? पर काइनेटिक एनर्जी जो बेटा दिया हुआ है तो एक मोल का दिया हुआ है ना, तो गड़बड़ है ना? तो एक मोल का, और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक मोल फोटोन से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ध्यान से समझो, एक फोटोन, ये क्या है? एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन से तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके? पर यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी कितने का दिया हुआ है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोल फोटोन का एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर देना पड़ेगा, ओके?
तो मैं एवोगैड्रो नंबर से इंटू करता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना 6.022 इंटू 10⁻23. So this will roughly come around 3.99 into 10⁻5 joules. ओके, ये कितने के हैं? 1 मोल फोटोन के. ओके, अब देखो ध्यान से, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन जो सप्लाइड है. दिस वन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिटिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है. तो h nu 3.99 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा. 3.99 इंटू 10⁻5 माइनस काइनेटिक एनर्जी को इधर भेजते हैं. काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1.68 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू, ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन. ये ठीक है ना. दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल फोटोन. कोई दिक्कत नहीं ना. मैं h nu नॉट Sir. लिख देता हूँ. चलो हाँ बोलो. सर 1.68 into 10⁻15 है. हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं. चलो ये भी 15 ही होगा. तब ये भी 15 है ना. हाँ ये भी 15 ही आ जाएगी. ओके नहीं बेटा, क्वेश्चन में 10⁻5 होगी, तब ये 15 नहीं है, ये 5 ही है बेटा. ओके 5 ही है, क्वेश्चन में 5 ही है, 15 गलती से. ठीक है, तो h nu नॉट कितनी हो जाएगी? 3.99 और 1.68 माइनस करोगे तो कितनी हो जाएगी? 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया 3. तो 2.31 इंटू 10⁻5 जूल. बेटा ये एनर्जी जो है रिक्वायर्ड फॉर, क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिटिंग कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन. दिस इज द एनर्जी फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. सर हाँ बेटा. सर वो काइनेटिक एनर्जी को जूल में चेंज नहीं करेंगे? बेटा जूली में तो दिया हुआ है. तो किलो जूल. बेटा आई सपोज आई एम मिसिंग, द क्वेश्चन इज जूल ओनली. ओके, क्वेश्चन में जूल ही है. ठीक है, यदि किलो जूल में रहता तो आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा. समझ गए बेटा? गॉट इट? तो ये कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी है. समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है. तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्या है? टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2.31 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है ना बेटा? अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर है आपका 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये आंसर है. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी. ओके, क्वेश्चन जिनको नहीं समझ आया मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 1 फोटोन का एनर्जी निकाल लेंगे. 1 फोटोन का एनर्जी आ गया. ठीक है, अब 1 फोटोन का एनर्जी निकालने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला दिया हुआ है 1 मोल का. तो मैं क्या किया, 1 मोल फोटोन का निकाल. 1 मोल फोटोन का ये एनर्जी हो गया. अब 1 मोल फोटोन का एनर्जी, ओके, और दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी दिस इज काइनेटिक एनर्जी. मैंने क्या किया, 1 मोल फोटोन की एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी को मैंने माइनस किया, तो मुझे क्या मिला? 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ये वाली है. तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके, तो ये तो आ गई 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी. दूसरा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन. अब देखो एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. आप लोग सुने हैं. अब मिनिमम एनर्जी जब है, जब एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना. मैक्सिमम वेवलेंथ निकल जाएगा हम लोगों को. लैम्डा मैक्स को मैं उधर भेजूंगा, एनर्जी मिनिमम निकल चुका है 1 इलेक्ट्रॉन का. ओके, ई मिनिमम बाय ये करेंगे हम लोगों को निकल जाएगी. ये लैम्डा मैक्स को ऊपर भेज दो. ओके, hc डिवाइडेड बाय
एनर्जी मिनिमम। आपको मिल जाएगी ना लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर थोड़ा समझने वाला है। जिनको समझ नहीं आई आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एक क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट कर दूं क्या? सर समझ आ एनर्जी गई? फोटोन बताइए सर थोड़ा सा। हाँ बेटा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन सर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, एनर्जी ऑफ या आपका आवाज नहीं आ रहा, आप माइक ऑफ करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बतानी है, तो मैंने सबसे पहले एक फोटोन का एनर्जी निकाल लिया। अब एक फोटोन का एनर्जी निकाल लिया तो एक मोल फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से इनटू करना पड़ेगा ना। ये एक फोटोन की एनर्जी है और ये क्या है? इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक पेन का दाम है 5 रुपया, 10 पेन का दाम कितना होगा? 10 इंटू 5 50 रुपया। तो ये है एक फोटोन का एनर्जी और ये इंटू 1 मोल करेंगे तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी हमको मिल जाएगा। ठीक, यही है। गॉट इट? और इस सम को अच्छे से बोलिए। सर आपने यहाँ लिखा है 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। तो सर ये 10⁵ और ये 10⁵ तो सर कट जाएगा ना, तो सर आप क्यों लिखे हैं? बेटा कटेगा, मैथ भूल गए आप लोग, सब भूल गए। 10⁵ कॉमन लिए, ठीक है ना? 10⁵ दोनों से कॉमन लिए। 3.99 माइनस कितना आएगा? 1.68। ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2.31 इंटू 10⁵ बेटा मैथ भी अब सिखाना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है? सर आ गया। हाँ तो मैथ बेटा पढ़ना पड़ेगा। ओके चलो, तो ये तो एक क्वेश्चन थी सिंपल वाली, सबको समझ आनी चाहिए थी। देखो बेटा स्टार्टिंग का टाइम है, तो स्टार्टिंग के टाइम में एक्चुअली देखो मैं क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो पूरे दिमाग में याद नहीं रहती है, तो वैल्यूज थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। दैट्स नॉट द बिग पॉइंट, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। और यदि आप मैथमेटिकल एरर कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो, दैट इज इनफ फॉर मी। पर मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट गलती करने से काम नहीं चलेगा। आपको मैथ्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? और अभी आपको थोड़ा ये न्यूमेरिकल लेंथी था तो थोड़ा आपको लग सकता था अटपटा टाइप का, पर मैं बोलूंगा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब दोबारा इस वीडियो को आप ऐप पे देखो तो इस न्यूमेरिकल को 1 या 2 बार प्लीज रिपीट करके देख लो, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली पूछेगा। ओके, अब चलिए एक इजी क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक लाइट है, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज वाई, लैम्डा दिया हुआ है, ओके, फ्रीक्वेंसी इज लैम्डा, ओके। अब क्या बोला गया है? इसकी इंटेंसिटी दी हुई है एक्स, इसका इंटेंसिटी है एक्स, और क्या बोल रहा है? वाई इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है विथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज जेड। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देखो। एक रेडिएशन लैम्डा गिर रहा है और इंटेंसिटी उसका एक्स है, और क्या बोल रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं विथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जेड। अब क्या बोला गया है कि y एंड z के साथ क्या होगा इफ x इज डबल्ड? ध्यान से, गिरा, इंटेंसिटी x है, y इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी z है। पूछा जा रहा है y और z के साथ क्या होगा यदि x को डबल कर दिया जाए? सर y डबल्ड हो जाएगा। y डबल्ड हो जाएगा, y हो गया 2y हो गया, ठीक है ना? x को डबल किया मतलब मैंने इंटेंसिटी को डबल किया। जब इंटेंसिटी को डबल करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी जो निकल रहा है वो डबल ही निकलेगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? कांस्टेंट constant
यस, काइनेटिक एनर्जी वही का वही रहेगा। गुड, गेन कर रहे हो बच्चा आप लोग। चलिए, अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग थोड़ा हायर लेवल में देखते हैं, ठीक है ना। ये तो जो लेवल में हम लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, दैट वाज अ वेरी बेस लेवल, और ये आपके लिए ठीक है, जी मेंस तक काफी है। और पर यदि आप एडवांस के लिए थोड़ा सोचना चाहते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थोड़ी एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो यदि आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एडवांस लेवल जिक्र करूं या अभी छोड़ दूं? कर दीजिए सर, जैसा कर दीजिए सर। सर कर दीजिए। हाँ, ठीक है, चलो बेटा। तो बेटा मैं एडवांस का चीजें जब डिस्कस करूंगा तो थोड़ा कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए और बच्चे को देखना है ध्यान से, ठीक है। तो एकदम कंसंट्रेशन से देखना है ध्यान से चीज को। तो आई विल डिस्कस अ लिटिल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हल्का सा एडवांस लेवल पे है। ओके, यदि आप जी मेंस तक अपने आप को रखना चाहते हो तो आपके लिए ये नहीं है। ओके, हाँ, यदि आप आईआईटी जाना चाहते हो, यदि आप एनआईटी से संतोष करना चाहते हो तो आपके लिए ये नहीं है। पर यदि आईआईटी जाना है तो आपको ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा एडवांस लेवल पे क्या है। पॉइंट देखिएगा, जो मैं लिखूंगा ध्यान से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स emitted will have different value of kinetic energy, depends upon bondage with nucleus। देखो बेटा, ध्यान से देखना इस टॉपिक को। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सब का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये ध्यान से देखो, मानो ये एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो मानो कि एक इलेक्ट्रॉन मैं इस जगह से निकाल रहा हूं, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन मैं इस जगह से निकाल रहा हूं। कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? अंदर वाला सर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, इट्स ओके। पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अंदर वाले को। क्यों? क्योंकि बॉन्डेज विथ न्यूक्लियस इसका ज्यादा हाई है, इसका न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हाई है, तो ये निकलेगा ज्यादा मेहनत से। ओके, अब मानो मैं 10 का एनर्जी सप्लाई किया इसको और इसकी रिक्वायरमेंट थी 8 की, तो बची कितनी काइनेटिक एनर्जी? 2। मैं 10 का एनर्जी सप्लाई किया, 8 मानो इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो बचा कितना? 2 ही ना काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इसमें मैं मानो 10 दिया, 10 की एनर्जी, अब इसको तो रिक्वायरमेंट कम है, मानो इसकी रिक्वायरमेंट थी 5 ही की इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो बचा इसके पास एनर्जी कितना? 5। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन्स का सेम है जो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? नहीं, बोलो नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, अब माइक बंद। क्यों नहीं? क्योंकि सबका न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब देखिएगा इक्वेशन, एक इक्वेशन मैं लिखूंगा, इक्वेशन h nu is equal to h nu naught plus k E max, okay, is concerned with electron
that was removed with least effort। तो क्या है, यदि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, थोड़ा सा जो इक्वेशन आपने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया। यदि मैं उस इक्वेशन को लिखा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, तो मतलब ये इक्वेशन में जो कंसर्न है, इस इक्वेशन में जो कंसर्न है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात होती है जिस इलेक्ट्रॉन को निकाला गया था सबसे कम मेहनत से। अब देखो बेटा, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम मेहनत लगा, उसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा ना, समझ गए? अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, यदि ये इक्वेशन एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम मेहनत लगा। सबसे कम मेहनत लगा तो बाकी मेहनत कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी के पास में चला गया, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। बट अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ के ई मैक्स, अब क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग एक सेटअप बनाएंगे ऐसा। देखो इस सेटअप में उल्टा क्या किया हूं, ये मैं लाइट डाला है, ठीक है ना, लाइट डाला, मेटल पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पिछले केस में क्या किया था, ध्यान से देखना कि ये वाला जो कलेक्टर प्लेट था वो कनेक्टेड था पॉजिटिव से, ताकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो और करंट सेटअप हो जाए। पर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया है, कलेक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड, ठीक है ना। अब कलेक्टर को मैंने क्या किया है, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड। आप देखो ध्यान से बेटा, होगा क्या, लाइट पड़ी, मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पोटासियम रुबिडियम में सीधे मान लो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पास अभी कुछ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो उस काइनेटिक एनर्जी के तहत वो आगे बढ़ेगा। बट अब मानो एक पल के लिए इसके पास 20 की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अब 20 की काइनेटिक एनर्जी से ये आगे बढ़ रहा है, जब आगे बढ़ेगा तो इधर तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, ये आगे बढ़ना चाहेगा, ये इसको पुश करना चाहेगा पीछे। अब मानो इधर से जो रिपल्सन मिल रहा है, हम मानते हैं 10 की रिपल्सन मिल रही है इधर, ओके, इधर से 10 की रिपल्सन, इधर से 20 की एनर्जी, तो फिर भी 10 तो बच गया ना, तो 10 एनर्जी से ये क्या है, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा, और एमीटर में क्या आएगी, एक डिफ्लेक्शन आएगी और आपको एक वीक करंट फील होगा। गॉट इट? तो अभी जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी के मदद से बढ़ रहा है, और वो भी कम हो जा रही है रिपल्सन के कारण। गॉट इट? अब दूसरा कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना है, एडजस्ट द पोटेंशियल so that electron fails to reach देखिए, और हम लोग क्या कर रहा हूं,
मैं क्या चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे नहीं बढ़े, मैं क्या चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़े। तो जब मैं चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़े, तो मानो इसको 20 का फोर्स इधर से मिल रहा है, तो इधर भी 20 का रिपल्सन यदि मिल जाए तो 20 और 20 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगी रेस्ट में। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, देखो, एडजस्ट द पोटेंशियल, एडजस्ट द पोटेंशियल सो दैट मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकला, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फेल्स टू रीच कलेक्टर। अब हम लोगों को क्या करना है, इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना है। तो नेगेटिव पोटेंशियल कैसे बढ़ाएंगे, ये पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर देंगे, इस वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे। अब इस वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो एक रिपल्सिव वर्क होगा, रिपल्सिव वर्क होगा नहीं ढंग से, गॉट इट। और ये रिपल्सिव वर्क क्या करना चाहेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको अपोज करने का कोशिश करेगा। तो मानो काइनेटिक एनर्जी के है इलेक्ट्रॉन के पास, और रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल वर्क जो इधर से हो रहा है, वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, इट्स चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, इट्स चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास 20, अब रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल वर्क जो ये वाला है चार्ज इनटू पोटेंशियल, उसने 20 प्रोवाइड किया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां पे गिर गए, इलेक्ट्रॉन तो आगे नहीं बढ़ा और इस सर्किट में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो अब ध्यान से देखना हुआ क्या, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था इलेक्ट्रॉन के पास में, वो किससे बैलेंस हो गया, रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स से बैलेंस। ओके, अब मैं एक चीज आपके सामने डिफाइन करूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VS, VS न्यू एस में VS, जो मैंने VS लगाया, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल required to stop the most energetic electron। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, वो मिनिमम पोटेंशियल जो मैं लगाया, वो मिनिमम पोटेंशियल जो मैं लगाया जिसके तहत इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टॉप हो गया और अपनी जगह पे रुक गया। ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है वो मिनिमम पोटेंशियल जो लगाया जाता है ताकि जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को जब नेगेटिव पोटेंशियल या रिपल्सिव इलेक्ट्रिक वर्क रोक दिया तो उसका सारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आने के तहत जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जो उसके पास था, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया वो कौन कन्वर्ट किया, रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल वर्क, विच इज इक्वल टू Q इंटू VS। Q क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू V इज जो मिनिमम पोटेंशियल मैंने लगाया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब यहां से एक और चीज सीखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये सच है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, इधर से ज्यादा लगाना पड़ेगा तब ना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई दिक्कत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, होता है कि नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
फ्रीक्वेंसी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि ए यदि बी का भाई है, ठीक है ना, ऐसे नहीं, चलो बी ए का भाई है और बी सी का भाई है, तो क्या ए और सी भाई नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा? करेगा ना? करेगा करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या मैं लिख सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, चलेगी। बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये ध्यान से देखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से, नो डाउट, बट इंटेंसिटी पे वो डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता बेटा? देखो ये वाला डायग्राम, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, 500, 600, 1000 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, पर हमने किसको रोका? सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोका। और जब सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रुक गया तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने ही आप रुक गया होगा ना, ठीक है ना। जो सबसे तेज दौड़ रहा है उसी को मैं रोक दिया तो पीछे वाला अपने आप रुक जाएगा। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं डिपेंड कर रहा है ना, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है उस एक इलेक्ट्रॉन पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ओके, समझ गए बात को? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। और कितने इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी तो होती है फोटोन की, बट फोटोन भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने फोटोन से, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल को नहीं मतलब है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ मतलब है इससे फ्रीक्वेंसी से। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है। आई सपोज दिस आइडिया वुड बी क्लियर है बेटा, और ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अब इसके ऊपर थोड़ा एक ग्राफ देखते हैं, मिटा दूं? चलो, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, देखिएगा ध्यान से, इंटेंसिटी आई है, ठीक है ना। तो फोटो करंट का कुछ वैल्यू है, ठीक है। इंटेंसिटी को मैंने डबल कर दिया, 2i कर दिया, तो इंटेंसिटी को डबल किया तो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो गए, करंट भी डबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी को 3 गुना कर दिया तो इलेक्ट्रॉन भी 3 गुना हो गए होंगे, फोटो करंट भी 3 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं इधर। अब देखिए क्या बोलने का मतलब है कि इंटेंसिटी आई मिल रहा है, इंटेंसिटी 2i है तब भी यहाँ मिल रहा है, इंटेंसिटी 3i है तब भी यहाँ मिल रहा है। देखो इस ग्राफ को 3 डिफरेंट ग्राफ दे देगा एग्जाम में, कभी यहाँ मैच करवा देगा, कभी इधर मैच करवा देगा, कभी स्ट्रेट कर देगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ सही है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये ग्राफ सही है? यस सर। सही है? यस क्यों सही है? देखो इंटेंसिटी से क्या मतलब है, इंटेंसिटी डबल करो 3 गुना करो उससे फोटो करंट बढ़ता है, और जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है हमको तो उसी को रोकना है ना, और सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तो हमको एक ही पोटेंशियल चाहिए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी आई रहे, 2i रहे, 3i रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही रहेगा। अब ध्यान देना है, देखो
मैंने सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रोक दिया तो जितने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन थे सब रुक गए और करंट क्या हो गया, जीरो। समझ आएगी क्या साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटेंसिटी कितना भी रहे उससे हमको, हाँ सर समझ नहीं आई सर, नहीं सर समझ आई, फिर फिर से से समझा बताइए। दीजिए ना। ठीक है बेटा, इंटेंसिटी मतलब होती है कि कितने सारे फोटॉन्स गिरे और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, चाहे इंटेंसिटी आई है, चाहे 2i है, चाहे 3i है, वो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का एक ही मैक्सिमम वैल्यू होगा। और उस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को रोकने के लिए तो हमको एक ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना। तो एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने लगाया और इलेक्ट्रॉन रुक गया, बात खत्म है। और बोलने का मतलब ये क्या है, देखो मैंने एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया तो क्या होगा, मानो सबसे तेज वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने ही आप रुक जाएगा ना। तो जब सबसे तेज वाला रुक गया तो आस्ते आस्ते वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने ही रुक गया। जब सारा इलेक्ट्रॉन रुक गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगते के साथ सर्किट में करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी तो पढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे ही लगा करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, और इंटेंसिटी अभी तुरंत लिखा था कि इंटेंसिटी कुछ भी रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अभी लिखा थोड़ा देर पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, ओके क्लियर। दूसरा एक और ग्राफ देखो, चलो ये क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ए बी सी डी, देखो क्या दिया हुआ है, ये तीन डिफरेंट ग्राफ है, तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है ना। और सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि कोई नहीं सही है। सर ए। सर ए। बेटा सोच के आंसर दो, देखो सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बी। मेरे में तो ऐसे ही क्वेश्चन। अब ए बी नहीं तो सी। सर बी। बी सर। बी लॉक कर दे। बी। बी सर। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो बेटा मैंने अभी बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, ग्राफ तो इधर बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल μ3 का है ना। फ्रीक्वेंसी जिसकी 3 है उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, उसी को रोकने में सबसे ज्यादा हमको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा स्टॉपिंग वाला। तो μ3 इज ग्रेटेस्ट, μ3 इज ग्रेटर देन μ2 which is greater than this one. Okay, I suppose idea is clear. Yes sir. Okay beta, so this one is the all for today. Okay beta, this one is all for today. और नेक्स्ट क्लास में प्लीज ये सारे टॉपिक को पढ़ के आना, जो कि कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे हम लोग इस सेक्शन से, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you sir.